चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर। आपकियां तो छोटा लफ्ज है, जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा मान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज दिन भर से जो मामला ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो है सैयद मंसूर अली शाह, आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, उनका एक तफसीली फैसला, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक तफसीली फैसला, कुछ दिन पहले वजाती बयान जारी किया गया था, वजाती फैसला थोड़ा शॉर्ट ऑर्डर जो है वो उसको शामिल किया गया था, लेकिन आज जो है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल एक वजाती बयान, एक वजाती फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है उन 8 जजेस की जानिब से, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो अपना फैसला सुनाया था। अब जनाब, ये फैसला क्या है? ये नून लीग पर और बहुत से हलकों पर जो है वो बिजली बन के गिरा है, और जनाब ये फैसला जो है ये काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगा। मैं शुरू दिन से ही कह रही हूँ कि ना तो काजी साहब की एक्सटेंशन होगी, ना ही आईनी तरमीम होगी। ये मेरे अल्फाज जो है आप कोट कर लीजिए। और जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 सितंबर वाला फैसला था, जो शॉर्ट ऑर्डर था, उसको भी आज के तफसीली फैसले में जो है वो शामिल किया है, उसका हिस्सा बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब, ये सारा खेल तमाशा शुरू कहाँ से हुआ था। मैं अपने सुनने वालों के लिए बहुत आसानी से इस तमाम मामले को जो है वो ब्रीफ करना चाहूंगी। मैंने आपको शुरू में जो है लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सुनवाया है। सबको याद होगा इस शख्स का बयान, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम इलेक्शन 2024 पर काजी फायज ईसा साहब की जो एक किरदार है एज ए चीफ जस्टिस, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मार्क किया था। और इसने जनाब इतराफी जुर्म किया था, इसने इतराफ किया था कि किस तरह से जो है इसने रावलपिंडी के हलके में तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर धांधली कर जो है वो जितवाया था। अब जब ज़मीर जागते हैं तो बहुत से लोग जो है वो बोल पड़ते हैं, और लियाकत चट्ठा भी जो है वो उनमें से एक है। लेकिन इस शख्स के साथ क्या किया गया वो भी आपके सामने है। दरअसल बात यह है कि जब पाकिस्तान में इदारों के तकद्दुस से ज्यादा शख्सियात अपने किरदार को बड़ा करना चाहेंगी, तो जाहिर सी बात है वो फिर आइन और जमहूरियत के लिए एक जहरे कातिल साबित होंगे। अब जनाब मैं तज़किरा करूंगी ये मामला सारा शुरू कहाँ से हुआ था। ये मामला जनाब शुरू हुआ था 13 जनवरी का। फैसला जो था वो असल फसाद की जड़ है। जब 13 जनवरी की रात जो है वो तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त सियासी हकीकत है, उसका इंतखाबी निशान छीना गया था। रात के अंधेरे में जो है जमहूरियत पर इंतखाबी सिस्टम जो है, इंतखाबी निज़ाम है, इलेक्शन जो है उसके ऊपर, उसके जो है इस्तेहकाक के ऊपर एक कारी ज़र्ब लगाई गई थी। एक ये उसी शख्स की तरफ से मारी गई थी जो इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया पे सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान है। जी हाँ, मैं काजी फायज ईसा साहब का तज़किरा कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं। अब जनाब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आज जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, कल जारी किया था, आज जो है वो उसको जो है वो बहस का हिस्सा बनाया गया है। उसके मुताबिक जो है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया था। तफसीली फैसला जो था वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है कि फैसले में के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का जो फैसला था वो आइन से मुतसादिम था। गौर करिएगा, 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम था। पीटीआई एक सियासी जमात है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। मखसूस नशिस्तों पर मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को जारी किया गया था। इस फैसले के तहत खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया था। जिन 8 जजेस ने इस हक में फैसला दिया था उनमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह सरफहरिस्त हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस अतर मिनुल्ला हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं,
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं, जबकि काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो अक्सरियती फैसले के खिलाफ खड़े हुए थे। और जनाब इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो था वो एक जो है इख्तलाफी नोट भी लिखा था। अब जनाब मैं आपको बताती चलूं कि ये जो फैसला दिया गया था, इसके बाद जो है वो इस तफसीली फैसले में 8 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट जिनकी जानिब से लिखा गया था, और जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन का जो किरदार रहा है उसके ऊपर जो है वो सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उनके इस इक़दाम को जो है वो गैर आइनी करार दिया गया है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान जो है वो मिसकंडक्ट के जो है वो मुर्तकिब हुए हैं, और इस तरह से जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर अपनी जो इनकी हदूद थी उससे तजावुज़ किया है। दूसरी तरफ जनाब ये कहा गया है कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के गैर कानूनी इक़दाम से जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। पैराग्राफ है इस तफसीली फैसले का, उसमें सबसे बड़ा जो अहम नुक्ता उठाया गया है तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी 8 जजेस की जानिब से, उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान की आवाम का हक है कि हर जज जो है ईमानदारी से उनके मुकदमात सुने और फैसला देने से पहले बिला तकल्लुफ एक दूसरे की राय को सुने, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसके ऊपर भी इन 8 जजेस ने एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का जो फैसला था वो तो आइन से मुतसादिम था ही, उसके अलावा इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक जो है वो अवाम का होता है। और जनाब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको भी कल अदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया है। इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना था। अब जनाब बल्ले के निशान का जो केस था उसने ये बोला है कि इन्होंने जो है एक सियासी पार्टी के आईनी हकूक वाजिया कर दिए जाते तो अब हम पैदा ही नहीं होता अगर इलेक्शन कमीशन जो अपना इन्होंने जो फैसला दिया था 1 मार्च का जो वो फैसला था उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये पहले ही इनकी जो सियासी पार्टी की जो आईनी हकूक है उसके ऊपर अगर ये बात कर देते खुलकर तो शायद इतना अभाम पैदा ही नहीं होता। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाजिया नहीं किए। इलेक्शन कमीशन जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जो था वो उस वक्त तक जारी नहीं हुआ था। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई ना मानना भी समय से बालातर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर सिर्फ इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, पूरी सियासी पार्टी के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जनाब ये इतनी बड़ी चार्जशीट है कि आप मान नहीं सकते कि ये इलेक्शन कमीशन के किरदार पर 3 जजेस पे जिसमें काजी फाइज ईसा साहब शामिल हैं, इतना बड़ा सवालिया निशान है। और इसके बाद एक अहम नुक्ता, आइन का आर्टिकल 179 और 190 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना तमाम इदारों पर फर्ज है, उनके लिए जरूरी है, वरना इसका दूसरा रास्ता जो है वो तौहीन अदालत का निकलता है। अब जनाब मुझे बताइए, ये जो इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं कर रहा था इतने दिनों से, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आहनी दीवार बनने की कोशिश कर रहा था। और जनाब जो अयाज सादी का खत जो है 2 दिन पहले लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो उन्होंने बोला था इलेक्शन एक्ट के तरमीम के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जो पार्लियामेंट में मौजूद है जमातें उन्हीं को ही मिलेंगी, तो वो तो जनाब अब खत बढ़ गया। अयाज सादिक का जो खत था उसकी आईनी हैसियत जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई ना मानना भी समय से बालातर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर सिर्फ इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। अब बताइए इतना खुला फैसला अगर दे दिया गया हो और जनाब जिस तरह की जो क्या कहते हैं मिसकंडक्ट्स हुए हैं जनाब काजी फाइज ईसा से और बाकी तमाम 3 जजेस से, इलेक्शन कमीशन से, अब आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों की सजा क्या बनती है। अब यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो चुका है कि अब तक आला अदलिया से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जितने फैसले जारी किए गए उनकी आईनी हैसियत क्या है। अब यहाँ पर
ये सवाल पैदा नहीं होता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पहले दिन से ही जो है वो जानिबदार थे। काजी फाइज ईसा ने एक सियासी पार्टी को, मखसूस तबके को, मुक्तदर हलकों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के जानिबदार फैसले किए। काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के वोटों की तस्दीक की है। क्या अब इन लोगों के लिए जो है वो कोई सजा होगी? अगर वो सजा तजवीज होगी तो वो सजा क्या होनी चाहिए? आईनी दायरा कार के मुताबिक जो है इन लोगों की सजा क्या बनती है, जिनकी वजह से 25 करोड़ अवाम, यहाँ पर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, यहाँ के लोगों का जीना दोभर हो चुका है, लोगों को आईनी हकूक हासिल नहीं है, सियासी पार्टियों के हकूक जो है वो सलब किए जा रहे हैं। तो इन सब की सजा क्या बनती है? आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो जनाब इन शख्सियात पर लगना चाहिए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो इन लोगों पर लगना चाहिए जिन्होंने आइन पर, जमहूरियत पर शब खून मारा है, जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम से अवाम पाकिस्तान का जो इत्मीनान है वो खत्म कर दिया है। जो सब इन्होंने किया है, जिस तरह से इन लोगों ने किया है, उन लोगों के साथ मिलके जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसका बोलबाला नहीं देख सकते, तो जनाब इन्होंने फिर जिनका साथ दिया है उनको भी साथ में लपेटा जाना चाहिए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब अगर ये काजी साहब ये कहें कि जनाब सिर्फ दिमागी तवाजुन मेरा ही दुरुस्त है तो बाकी 8 के 8 जो है वो पागल हैं, तो जनाब फिर आपकी अकल पर जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो शायद सठिया गए हैं, आप अकल से पैदल हो चुके। आपको खुद ये समझ नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है, आप पाकिस्तान में करने के आए हैं। आप जो है वो इस वजह से गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं क्योंकि आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, आपके जो मुफादात थे वो पूरे नहीं हो रहे। आपकी एक्सटेंशन ना होने की वजह से जो आपकी लितर परेड होगी रिटायरमेंट के बाद, आपको वो तूफान अपनी तरफ आता हुआ देखकर आपके जो ओसान है वो खता हो चुके हैं। अब जनाब मैं बात करना चाहूँगी जो एक प्रोपेगेंडा जारी किया जा रहा था एहसन इकबाल की जानिब से। जाहिर सी बात है एहसन इकबाल की डोरें कहाँ से हिलती हैं ये आपको भी पता है। एहसन इकबाल के जुबान मुंह में जुबान किसकी बोली जा रही है आजकल ये आपको भी पता है। आजकल जो भी लीगी वज़रा जो है ना बयानात दे रहे हैं ना, आपने उनको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये उनकी जानिब से नहीं है, ये एक खास हल्के की जानिब से इम्प्लांट किए गए हैं। आपको याद होगा जनाब कुछ दिन पहले जो है वो इन्होंने बानी तरीके इंसाफ जो है इमरान खान के खिलाफ डेली मेल में भी एक आर्टिकल छपवाया था। फिर जनाब इनकी मरियम औरंगजेब साहबा इतना बड़ा माइक लेकर जो है वो सहाफ़ियों के सामने आ गई थी। एक रागल आपने ये देखो जनाब कि किस तरह से जो है वो डेली मेल ने इमरान खान के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अब जनाब इमरान खान जो है वो मुल्क दुश्मन करार पाए हैं। अब जनाब इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं है, ये तो गद्दारे पाकिस्तान है। इन पर तो जो है वो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ब्ला 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 बोल बोल के ये 3-4 बीबियाँ जो कनीज़ें हैं ना, ये हमारा दिमाग खा जाती हैं, ये दिमाग की बत्ती गुल कर देती हैं। ये खुदा की कसम ये जो ख़वातीन है ना, मरियम औरंगज़ेब, उज़मा बुखारी और जनाब इक्का दुक्का और है बेचारी आगे पीछे फिरती रहती हैं, इनका यकीन मानिए इनका बस नहीं चलता। ये तो लेट जाए मरियम नवाज़ की नौकरी के अंदर, ये तो बेचारी जूतियाँ सीधी करने लग जाएं, कोई बस नहीं चलता इनका। लेकिन ये इतना बड़ा अज़ाब है ना पाकिस्तानी टेलीविज़न मीडिया के लिए, यकीन मानिए इनकी जो बोंगियाँ हैं, इनकी जो मैं क्या बोलूँ, जो इनकी बातें हैं वो जो अकल से बालातर हैं, वो सुनना पड़ती हैं हमको, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। हालांकि इनको टेलीविज़न मीडिया पे लोग देख नहीं रहे होते, सोशल मीडिया पर आते हैं तो इनको इक्का दुक्का लोग देख रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो डफर्स का बयानिया इन्होंने दिया था ना, ये डफर्स के बयानिए को मैं आपको बताती हूँ इसके गुब्बारे में से हवा कैसे निकलती है। अब जनाब इमरान खान जो था वो इसराइल को तस्लीम करने वाला था। सुनते जाएँ, ये जो मैंने इनके बयानात से नतीजा अखज़ किया है। इमरान खान जो था वो इसराइल को तस्लीम करने वाला था। डोनाल्ड को जनाब खबर मिल गई, अमेरिका जो कि इसराइल का समझ लें एलाय है, इनका जो है वो इसराइल का सबसे बड़ा हमायती इस वक्त अमेरिका खुद है। अब जनाब डोनाल्ड को खबर मिल गई इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है इमरान खान, तो ये तो बहुत बड़ा जो है ये मसला हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये, हमने तो जो है नवाज शरीफ को इम्प्लांट किया था इसराइल को तस्लीम करने के लिए। अब जनाब अगर ये इमरान खान तस्लीम कर लेगा तो सारा क्रेडिट तो इमरान खान के अंदर के पास चला जाएगा। तो जनाब फिर क्या हुआ, इसने फौरी बाजवा को साइफर लिखा कि इमरान खान को हटाओ वरना संगीन नताइज के लिए तैयार हो जाओ।
ठीक है। फिर बाजुओं शरीफों से, जरदारियों से, सबकी मदद से इमरान खान को हटाया ताकि इमरान खान जो है ना वो इसराइल को तस्लीम ना कर सके। और जनाब इतनी बड़ी साजिश इन नूनियों ने, इन शरीफों ने, इन जरदारियों ने जो है वो नाकाम कर दी। अब देखें, निकल गई ना आपके बयानी के गुब्बारे से हवा। और आपको तो मैंने अभी इमरान खान साहब की वीडियो भी शुरू में दिखाई है कि उसका जो है वो इसराइल के बारे में क्या वर्जन है, उसका जो है वो फ़लस्तीन के बारे में क्या ख्याल है, उसका जो है वो कश्मीर के लिए क्या स्टांस है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आवाज़ उठाई थी, जहां आप जैसे लोगों को जो है ना, आप लोगों की पतलूनें भीग जाती हैं, जहां पर आप लोग जाके ना पर्चियाँ खोल खोल कर जनाब पढ़ते हैं, फिर भी आपसे पढ़ा नहीं जाता। उसने वहाँ जाकर उम्मत मुसलमा का जो है वो मुकदमा लड़ा था। उसने वहाँ जाके फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई थी। क्या पिद्दी का शोरबा। आपके तो जो ये कागजी लीडर है ना, ये वहाँ जाके ना किसी के सामने आँख उठाकर भी बात नहीं कर सकते। और वो तो सिर्फ यही कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। याद रखिएगा, अगर नहीं याद तो अपनी माजी की वीडियोस निकाल